Hello students, today our topic is Python Pandas. In this lecture we are going to discuss a very important topic related to Python Pandas data frame, that is LOC and ILOC attributes. So let's start. स्टूडेंट्स, जैसा हम जानते हैं लास्ट वीडियो में भी हमने LOC एट्रीब्यूट को डिस्कस किया था और आज हम ILOC को डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद LOC एट्रीब्यूट्स। उससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं और ये डेटा फ्रेम क्रिएशन से रिलेटेड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं पहले इसको, उसके बाद LOC ILOC को डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके प्रोग्राम को देखेंगे। कल इसका हमने डिस्कशन किया था, सिंटैक्स भी देखा था, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, लेकिन प्रोग्राम नहीं हो पाया था कल कंप्लीट। आज हम प्रोग्राम को देखेंगे, इसमें किस तरीके से प्रोग्राम बनाया जा सकता है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और प्रैक्टिकल फाइल में आपको प्रोग्राम लिखना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, कंसीडर द फॉलोइंग कोड टू क्रिएट 2 डेटा फ्रेम्स विद सिमिलर वैल्यूज़, व्हाट विल बी द प्रिंटेड द कोड गिवन बिलो, जस्टिफाई योर आंसर। कहा यह गया है कि ये एक हमारे पास कोड दे रखा है ऑलरेडी। वेट अ सेकेंड, एक कोड दे रखा है और इसमें 2 डेटा फ्रेम्स क्रिएट किए गए, एक DF1 और एक DF2। तो कहा यह गया कि दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों को क्रिएट करने में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये जब वैल्यू क्रिएट होंगी, जब जब इन वैल्यू से डेटा फ्रेम जब इस तरीके से डेटा फ्रेम क्रिएट होगा, वैल्यू तो सेम ही ऑलमोस्ट, तो क्या डिफरेंस आएगा। देखिए, सबसे पहले तो अगर हमको डेटा फ्रेम क्रिएट करना है तो द फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू अप्लाई इज़ टू इम्पोर्ट पांडास लाइब्रेरी। तो सबसे पहले तो हमको पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं हमेशा इंपोर्ट पांडास एज PD। अब पांडास को हमने रीनेम कर दिया है PD से। इसके बाद आप देखेंगे, हम लिखेंगे DF1 इजिकल टू PD डॉट डेटा फ्रेम और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 2 3, दीज आर द वैल्यूज़। ये वैल्यूज़ हैं, क्लियर। तो जो ये वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ के थ्रू एक डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा आपका। अभी आप दूसरा देखेंगे DF2, इसमें अभी क्या लिखा हुआ, DF PD डॉट डेटा फ्रेम। अभी आप पैरेंथेसिस के अंदर देखेंगे तो नाउ यू कैन ईजली सी ऑन स्क्रीन दैट 1 2 3 इज अगेन यूज्ड, बट इट इज़ द पार्ट ऑफ ए नेस्टेड लिस्ट। अभी ये एक नेस्टेड लिस्ट का पार्ट है, लिस्ट अंडर लिस्ट है। फर्स्ट केस में ओनली सिंगल लिस्ट इज देयर, बट इन द सेकेंड केस देयर इज़ ए नेस्टेड लिस्ट। तो इसमें जो इनर लिस्ट है वो एक हम कह सकते हैं कि एक पार्ट है आउटर लिस्ट का। और कोई लिस्ट भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही लिस्ट है, इनर लिस्ट है। एक से ज़्यादा इनर लिस्ट भी हो सकती थी। तो आउटर इनर लिस्ट का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। जबकि फर्स्ट केस में अगर हम देखेंगे तो सिंपल एक सिंपल लिस्ट पास की गई है और ये पास की गई है आपके डेटा फ्रेम फंक्शन में। अब हमने मैसेज प्रिंट करा दिया, प्रिंट DF1। तो मैसेज यही लिखा आएगा, प्रिंट DF1 लिखा हुआ आएगा, क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट जो भी मैसेज होता है डबल कोट्स के अंदर पैरेंथेसिस में उसे एज इट इज़ प्रिंट कर देता है। तो अभी ये प्रिंट हो गया, जब तक कि आप एस्केप सीक्वेंस ना यूज़ करें, जैसे /n/t। तो वो तो कुछ यूज़ हो नहीं रहा है यहाँ पर। DF1 प्रिंट हो जाएगा। देन आफ्टर दिस यू कैन ईजली सी दैट प्रिंट DF स्टेटमेंट इज गिवन अगेन, बट नाउ इन दिस टाइम एट दिस टाइम नो डबल कोट्स इज़ देयर। तो अभी जब उसको डबल कोट्स में नहीं लिखा तो DF1 जो डेटा फ्रेम है हमारा, उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। देन आफ्टर देखिए, हमने प्रिंट DF2 लिखा है तो DF2 प्रिंट हो जाएगा। DF2 हमारा, DF1 और DF2 हमारे डेटा फ्रेम्स, हमने नेम दिए डेटा फ्रेम 1, डेटा फ्रेम 2। अगर आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन से बचना चाहते हैं तो मैसेज लिख दिए डेटा फ्रेम 1 और डेटा फ्रेम 2। डेटा फ्रेम 1 इज़ DF1, डेटा फ्रेम 2 इज़ DF2, ऐसे लिख दीजिए तो और ज़्यादा सही रहेगा। शॉर्ट में है, बुक का क्वेश्चन है, ऐसे ही दे रखा था तो मैं ऐसे ही आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। और फिर DF2 को प्रिंट करा दिया गया। अब देखिए हुआ क्या है इसके अंदर। इस क्वेश्चन में बेसिकली आपने एक नहीं 2 डेटा फ्रेम क्रिएट किए, और ये दोनों डेटा फ्रेम जब आपने क्रिएट किए तो सेम वैल्यूज़ ली और लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट किए। लिस्ट में 3 वैल्यूज़ थी, 1 2 3, दोनों में ही हमने लिस्ट का यूज़ किया। डेटा फ्रेम के अंदर लिस्ट पास की। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक में हमने आउटर लिस्ट, एक में सिर्फ हमने एक लिस्ट एज अ वैल्यू पास की पैरेंथेसिस के अंदर, और सेकंड में हमने नेस्टेड लिस्ट को पास किया। क्लियर। तो क्वेश्चन है इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा, मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। और देखिए, इसमें ये तो कहा गया ही है कि आप कोड का आउटपुट लिखिए, बस साथ साथ ये भी कहा गया है कि दोनों ये डिफरेंट आएंगे, DF1 और DF2। तो अपने आंसर को जस्टिफाई भी कीजिए। तो सिर्फ ये नहीं है,
आप इसको चाहे तो कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट करा के देख सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आंसर हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो थोड़ी सी इस बात की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहते हैं हमेशा इस तरीके के, डेटा फ्रेम से आपको देखने को मिलेंगे डेफिनेटली एग्जाम में, तो ये पूछा जा सकता है। आई थिंक आंसर आप सबको पता होगा, लेकिन चलिए फिर भी देखते हैं और फिर बताइएगा आप थोड़ा जस्टिफिक। देखिए, फर्स्ट डेटा फ्रेम जब प्रिंट हुआ तो उसमें जो 1 2 3 थी कॉलम की वैल्यू प्रिंट होंगी, और जब सेकेंड डेटा फ्रेम प्रिंट होगा तो उसमें जो 1 2 3 थी वो रो की वैल्यू प्रिंट होगी। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि जब हम फर्स्ट डेटा फ्रेम को प्रिंट करते हैं तो फर्स्ट डेटा फ्रेम में हमने एक लिस्ट पास की थी डेटा फ्रेम फंक्शन के अंदर, और वहाँ पर जब इस तरह से लिस्ट पास की जाती है तो जो भी आपकी लिस्ट होती है, हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एट द टाइम ऑफ डेटा फ्रेम क्रिएशन, कि वो कॉलम्स नेम में कन्वर्ट हो जाती, कॉलम में कन्वर्ट हो जाती। तो कॉलम सिर्फ एक ही लिस्ट थी तो एक ही कॉलम कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो और एक ही कन्वर्ट होगा भी इसके अंदर। लेकिन जब आपने नेस्टेड लिस्ट का यूज़ किया तो नेस्टेड लिस्ट में आप जो इनर लिस्ट जितनी भी होती हैं आपकी, वो सभी इनर लिस्ट रोज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो सिंपल चूँकि एक ही इनर लिस्ट थी तो 0 1 2 3 उसमें रो की फॉर्म में आएगा, और ऊपर आप इंडेक्स और कॉलम लेबल भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तो याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट ये है कि जब एक सिंपल लिस्ट पास करते हैं हम किसी डेटा फ्रेम फंक्शन के अंदर तो वो एक कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, और जब हम नेस्टेड लिस्ट को पास करते हैं तो जितनी भी इनर लिस्ट हैं वो सभी रो में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों में आंसर, दोनों में डिफरेंस है और आउटपुट में भी डिफरेंस है। तो ये इसका आउटपुट है। आगे चलते हैं, आपको एक्सप्लेन कैसे करना है ये समझ लीजिए ज़रा एग्जाम में। देखिए लिखा हुआ क्लियर, फर्स्ट डेटा फ्रेम DF1 इज क्रिएटेड विद 1D लिस्ट, हैंस ऑल इट्स वैल्यूज आर टेकन एज अ न्यू रो फॉर डेटा फ्रेम DF1 एंड ओनली 1 कॉलम इज क्रिएटेड। क्योंकि जो फर्स्ट डेटा फ्रेम था एक 1 डायमेंशनल लिस्ट को लेके बनाया गया था, ठीक है। तो इसकी जो भी वैल्यूज़ होंगी उसके थ्रू सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम क्रिएट होगा और उस कॉलम की वो सभी वैल्यूज़ कंसिडर हो जाएंगी। इन द second case, data frame DF2 is created with a 2D list where inner list contain value 1 2 3. Since inner list is the forms of the column values, the 3 columns are formed from the 3 values for the inner list. There is just one inner list and hence one row only. तो सेकंड केस में क्या है, आपने चूँकि नेस्टेड लिस्ट का यूज़ किया और इनर लिस्ट और आउटर लिस्ट इसमें 2 लिस्ट हैं, तो इनर लिस्ट सिर्फ एक ही लिस्ट है, तो इनर लिस्ट में जितनी भी वैल्यू होंगी वो सभी कॉलम्स की फॉर्म में शो होंगी, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि जो इनर लिस्ट होगी वो एक सिंपल रो की फॉर्म में आ जाएगी। तो जब सिंपल एक रो की फॉर्म में आ जाएगी तो ऑब्वियसली जितनी वैल्यू होंगी वो कॉलम्स एक एक कॉलम में शो होंगी, तो ऑब्वियसली उतने ही कॉलम्स क्रिएट भी हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, जब कभी भी हम नेस्टेड लिस्ट यूज़ करते हैं और उसमें एक इनर लिस्ट होती है, वो इनर लिस्ट रो की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और उसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सभी एक कॉलम में आपके शो होंगे। तो और अगर एक सिंपल लिस्ट है, एक 1 डायमेंशनल लिस्ट है, और तो वो सिर्फ एक कॉलम ही क्रिएट करेगा। जब हम डेटा फ्रेम फंक्शन के थ्रू हम डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे एक लिस्ट पास करके, डिपेंड इस बात पर करता है कि वो लिस्ट एक सिंपल लिस्ट है या एक नेस्टेड लिस्ट है। अगर एक नेस्टेड लिस्ट है तो जितनी भी लिस्ट है, इनर लिस्ट है, वो सभी रोज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं, और अगर वो एक सिंपल लिस्ट है तो फिर वो एक कॉलम में क्रिएट होगा। सो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। आई होप समझ में आ चुका होगा। एग्ज़ाम में देखिए क्वेश्चन लिखने को आता है ना आपको, ये इसके लिए आंसर, तो आपको करना ये है कि आपको इसमें रीज़न भी लिखना है और आउटपुट भी लिखना है, दोनों के अलग अलग मार्क्स होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आउटपुट लिख दिया और आपने सोचा कि मार्क्स मिल जाएंगे। स्पेशली कहा गया है, जब कहा जाता है आपसे तो रीज़न हमेशा लिखिए उसका। जैसे इसमें कहा गया है कि आप जस्टिफाई कीजिए अपने आंसर को कि इसका ये आंसर आ रहा है और क्यों आ रहा है आप, तो इसमें जस्टिफिकेशन के या रीज़न लिखने के अपने अलग मार्क्स हैं और आउटपुट देने के अपने अलग मार्क्स हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। कल हम LOC और ILOC एट्रीब्यूट की बात कर रहे थे और हमने कहा था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका प्रोग्राम भी प्रैक्टिकल फाइल में आपको लिखना है। साथ ही साथ इसका जो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है या जाते हैं, उस तरह के क्वेश्चन को भी हमें देखना है, समझना है। तो आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे LOC और ILOC एट्रीब्यूट को। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाइवा में पूछा जाता है, प्रैक्टिकल में पूछा जाता है और एग्ज़ाम में इसका डेफिनेटली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है कि आपको ये लगे कि नहीं पूछा जा सकता है, नहीं जा सकता। आपने अगर लास्ट ईयर का पेपर देखा होगा, उससे लास्ट ईयर का भी एग्ज़ाम पेपर मॉडल पेपर देखा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम तो नहीं हुए,
तो उसमें आपने देखा होगा कि CBSE ने जो पेपर प्रोवाइड कराया है, सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराया है, उसमें आप देखेंगे कि LOC ILOC का क्वेश्चन हमेशा दे रखा है उसके अंदर, दोनों पेपर में, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिलेबस में भी स्पेशली मेंशन कर रखा है। तो आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में और कंसंट्रेट होकर पढ़ना है, क्योंकि समझना मेरे ख्याल से बहुत आसान है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं LOC की। तो pandas data frame dot LOC attribute access a group of rows and columns by labels for a boolean array in the given data frame। ओके, तो पहली बात तो LOC एक एट्रीब्यूट है। हम इसको जो यूज़ करते हैं, पहले हम डेटा फ्रेम का नेम लिखते हैं, डॉट लगाते हैं, फिर LOC लिखते हैं। ठीक है, अब ये करेगा क्या काम, रोल क्या है इसका, डेटा फ्रेम के साथ अगर इसके हम यूज़ करें एट्रीब्यूट को तो हमें क्या मिलेगा। क्वेश्चन ये है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अगर हमें ग्रुप ऑफ रोज़ या कॉलम्स लेवल्स के बेसिस पर एक्सेस करने हैं तो हम LOC एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं। यहाँ मैं ये बात क्लियर कर दूँ कि आप रोज़ एंड कॉलम्स, ठीक है, दोनों को ही एक्सेस कर सकते हैं। एक बार में एक भी एक्सेस कर सकते हैं, मोर देन वन भी एक्सेस कर सकते हैं। इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन यू। तो रोज़ और कॉलम्स को अगर हमें एक्सेस करना है, पर्टिकुलर एक डेटा फ्रेम दे रखा है, तो हम LOC एट्रीब्यूट के थ्रू कर सकते हैं। देखिए, यहाँ ये मैं आपको बात क्लियर कर दूँ कि एक बार में आप सभी रोज़ को एक्सेस कर सकते हैं, कुछ कॉलम्स को साथ लेके, या कुछ रोज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं सभी रोज़ को साथ लेके। तो ये दैट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन यू। तो हमें कौन सी रो सेलेक्ट करनी है, कौन सी कॉलम सेलेक्ट करने हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। LOC एट्रीब्यूट इस बात की आपको एक तरीके से कहें हम एक्सेस देता है कि आप कौन से कॉलम्स और एट्रीब्यूट को, कौन से कॉलम्स और रोज़ को सेलेक्ट करके आप डेटा फ्रेम को पर्टिकुलर किसी एक पोर्शन को अगर आप देखना चाहते हैं तो LOC एट्रीब्यूट के थ्रू कर सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है। जब कभी भी आपको इसे यूज़ करना होगा तो आप लिखेंगे डेटा फ्रेम डॉट LOC। पैरामीटर्स में कोई होता नहीं है, ठीक है, कुछ हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। और जो रिटर्न करेगा वो एक स्केलर वैल्यू होगी, एक सीरीज़ होगी, या फिर वो एक डेटा फ्रेम होगा। तीनों ही वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। स्केलर का मतलब कोई भी एक कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है, एक सीरीज़ की फॉर्म में रिज़ल्ट रिटर्न करेगा, या फिर एक डेटा फ्रेम की फॉर्म में भी रिज़ल्ट ये आपको रिटर्न करेगा। तो ये हो गया LOC एट्रीब्यूट के बारे में। थोड़ा एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे इसको डिटेल में कि किस तरीके से ये हम LOC एट्रीब्यूट के थ्रू डेटा फ्रेम को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल दे रखा है और इसका प्रोग्राम भी होगा, ठीक है। तो ये पहले यहाँ पर प्रोग्राम ही है, लेकिन ऐसे प्रैक्टिकल फाइल में नहीं लिखना आपको, ये समझाने के लिए। प्रैक्टिकल फाइल में क्या प्रोग्राम होगा वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो पहले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं ताकि आपके डाउट्स बिल्कुल ना रहें इस टॉपिक के बारे में और अच्छी से समझ में आ जाए आपको। सबसे पहले हमारे पास एक डेटा फ्रेम होना चाहिए। तो डेटा फ्रेम के लिए हम सबसे पहले एक डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे और फिर उसके पर्टिकुलर किसी एक पोर्शन को एक्सेस करने के लिए हम LOC एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। हमें रो वाइज एक्सेस करना है, कॉलम्स वाइज, या कुछ कॉलम्स और कुछ रोज़ को लेकर हमें सेलेक्ट करना है, डेटा फ्रेम को पर्टिकुलर किसी पोर्शन को लेना है। ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है, क्वेश्चन में दे रखा होगा आपको, ठीक है। पर यहाँ सबसे पहले हम LOC एट्रीब्यूट की फंक्शनिंग को समझेंगे कि किस तरीके से हम डेटा फ्रेम के पर्टिकुलर किसी पोर्शन को एक्सेस कर सकते हैं, रो वाइज और कॉलम वाइज। तो हमें सबसे पहला काम जो करना है वो ये इसके अंदर कि हमें पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है। तो हम लिखेंगे इंपोर्ट पांडास एज PD। पांडास लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई आपकी। अब इस लाइब्रेरी जब इंपोर्ट होगी तो पांडास लाइब्रेरी के थ्रू इसके सभी फंक्शन और एट्रीब्यूट्स को हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। हम डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे। डेटा फ्रेम हमने क्रिएट किया है और मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्रिएट कैसे करते हैं, हम यूजिंग डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। तो यहाँ भी हमने डिक्शनरी लिया। मैं ये बात बार बार आपको बताता हूँ, एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि जब कभी भी हम डिक्शनरी को लेके डेटा फ्रेम को क्रिएट करते हैं तो डिक्शनरीज़ की जो की होती हैं, डिक्शनरी की जो कीज़ होती हैं, वो की हमेशा डेटा फ्रेम के कॉलम में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। और जो वैल्यूज़ होती हैं वो रो की फॉर्म में शो होती हैं। वैल्यूज़ जनरली हम एक वैल्यूज़ कॉलम्स की फॉर्म में, कॉलम्स की वैल्यूज़ की फॉर्म में आपकी शो होती हैं। तो अगर वैल्यू एक लिस्ट की फॉर्म में है, वैल्यूज़ एक लिस्ट की फॉर्म में है, तो वो फिर एक पर्टिकुलर कॉलम में शो होंगी। अदरवाइज़ एक सिंगल वैल्यू होती है, एक सिंगल वैल्यू ही शो होगी। तो जैसे इस केस के अंदर अगर हम देखेंगे तो डिक्शनरी है तो डिक्शनरी की पहचान भी है और वो
आइडेंटिफिकेशन क्या है उसकी? आइडेंटिफिकेशन ये है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम डिक्शनरी को मेंशन करते हैं। तो जनरली तो हम क्या करते थे कि पहले एक डिक्शनरी ले लेते थे और देन आफ्टर हम डेटा फ्रेम फंक्शन को यूज़ करके डिक्शनरी को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है कि हमने डिक्शनरी को ही पास कर दिया डेटा फ्रेम के अंदर एज ए पैरामीटर वैल्यू। तो होगा क्या, तो ये डिक्शनरी डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगी और डिक्शनरी की जो कीज़ हैं वो हैं वेट, नेम, एज। तो ये 3 कॉलम्स बन जाएंगे और इन 3 कॉलम्स की जो वैल्यू होगी, जैसे वेट की वैल्यू हो जाएगी, अगर कॉलम के बाद हम देखेंगे तो एक लिस्ट पास कर रखी है 45, 88, 56, 15 एंड 71। तो फिर ये वैल्यूज़ इस कॉलम्स में शो हो जाएंगी, इस कॉलम में शो हो जाएंगी। इसी तरीके से नेम वाले कॉलम में आ जाएगा सैम, एंड्रिया, एलेक्स, रॉबिन, किया, ये एक कॉलम बन जाएगा आपका। और एक एज का कॉलम बन जाएगा जिसमें वैल्यूज़ आएंगी 14, 25, 55, 8, 21। अब यहाँ पर सिंपल एक डिक्शनरी की हेल्प से हमने एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर दिया, ना तो उसके अंदर कोई हमने इंडेक्स पैरामीटर का यूज़ किया है और ना ही कॉलम पैरामीटर का यूज़ किया है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3 ये नंबरिंग आएगी। और कॉलम्स की भी बाय डिफ़ॉल्ट 0, 1, 2, 3 नंबरिंग नहीं, कॉलम्स के तो नेम है ऑलरेडी हमने डिक्शनरी की हेल्प से दिया है, तो डिक्शनरी की हेल्प से नहीं बनाते तो डेफिनेटली 0, 1, 2, 3 की फॉर्म में आते। लेकिन यहाँ पर डिक्शनरी की हेल्प से बनाया है तो होगा ये कि वेट अ सेकेंड, तो डिक्शनरी की हेल्प से अब हमने यहाँ पर डेटा फ्रेम को क्रिएट किया है, तो जितने भी डिक्शनरीज की कीज़ होंगी वो सभी कॉलम्स में शो होंगी, कॉलम्स नेम बन जाएंगे वो सभी। लेकिन एक डिसएडवांटेज ये रहता है कॉलम्स पैरामीटर को ना यूज़ करने का, कि जब कभी भी हम कॉलम्स पैरामीटर स्पेलिंग COLUMNS है, कॉलम्स पैरामीटर का यूज़ नहीं करते तो जो ऑर्डर्स होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। ऑर्डर भी कुछ भी हो सकता है कि पहले आपने ऐसा नहीं, आपने वेट पहले लिखा तो वेट पहले आएगा, नेम बाद में लिखा तो नेम बाद में आएगा, ठीक है। आपको इसका पर्टिकुलर एक ऑर्डर देना है तो आपको कॉलम्स पैरामीटर को यूज़ करना होगा। और इसका एक एडवांटेज ये भी रहता है कॉलम्स पैरामीटर का यूज़, कि अगर आपने डिक्शनरी में कोई डिक्शनरी के थ्रू कोई डेटा फ्रेम क्रिएट किया है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सभी कॉलम्स को पिक करें वहाँ पर। कॉलम्स पैरामीटर में आप जो भी सेलेक्ट करेंगे सिर्फ वही कॉलम सेलेक्ट होंगे पर्टिकुलर डेटा फ्रेम के, बाकी सेलेक्ट नहीं होगा, चाहे उनकी की और वैल्यूज़ क्यों दे ही क्यों ना रखी हो, डजेंट मैटर। तो वो हमने यूज़ नहीं किया क्योंकि इसमें अभी हमारा जो फोकस है ना वो LOC एट्रीब्यूट पर है। LOC एट्रीब्यूट के थ्रू किस तरीके से हम कॉलम वैल्यू एक्सेस कर सकते, कॉलम्स और रोज़ की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, हमारा फोकस उस कॉन्सेप्ट पर है। तो आप करना चाहें कर सकते हैं, कॉलम्स पैरामीटर को यूज़ करके लिख दीजिएगा नेम, वेट एंड एज, क्लियर। लिस्ट की फॉर्म में लिख दीजिएगा कॉमा लगा के, जहाँ डिक्शनरी को क्लोज किया है, कॉलम्स इक्वल टू और फिर एक लिस्ट का साइन और उसमें वैल्यू लिखेंगे हम नेम कॉमा वेट कॉमा एज। स्ट्रिंग है नेम वेट एज तो इसको सिंगल कोट्स के अंदर हम मेंशन करेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर चलिए इंडेक्स भी मेंशन कर देते हैं। और LOC एट्रीब्यूट की स्पेशलिटी ये है कि ये जो वर्क करता है ना, ये आपको देखिए, अगर आपको इंटीजर बेसिस के ऊपर इंटीजर्स हैं अगर इंडेक्स लेवल और कॉलम लेवल, तो फिर ILOC यूज़ करना पड़ेगा, फिर उसके लिए LOC यूज़ करना नहीं पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर हमें ये ज़रूरी है कि हम कॉलम्स के भी नेम दें और इंडेक्स लेवल मेंशन करें। तो फिर वहाँ पर हमने इंडेक्स लेवल को मेंशन करने के लिए हमने क्या किया है, एक इंडेक्स अंडरस्कोर एक हमने वेरिएबल ले लिया और उसकी वैल्यूज़ को दे दिया स्ट्रिंग की फॉर्म में, ताकि हम LOC एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकें। तो वो दे दिया हमने रो_1, रो_2, रो_3, रो_4 एंड रो_5। अभी आपको क्या काम करना है, आपको डेटा फ्रेम का इंडेक्स बनाना है। इंडेक्स तो आपको पहले ही बना देना चाहिए था, लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं बनाया, आप अलग से डेटा फ्रेम का इंडेक्स क्रिएट करना चाहते हैं तो ये भी एक तरीका है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। आप एक वेरिएबल ले लीजिए, वेरिएबल में डिफरेंट इंडेक्स की वैल्यू ले लीजिए और फिर आपको काम ये करना है कि आपको उसका एक एट्रीब्यूट है जिसका एट्रीब्यूट का नेम है इंडेक्स डेटा फ्रेम का, इसके थ्रू आप इंडेक्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे df.index, ठीक है, इक्वल टू जो भी आपका वेरिएबल नेम है, इस हमारे केस में वेरिएबल नेम इंडेक्स अंडरस्कोर है, तो df.index इक्वल टू इंडेक्स अंडरस्कोर अगर आप यूज़ करेंगे तो जो भी इंडेक्स होगा, जो भी वेरिएबल होगा इंडेक्स अंडरस्कोर की जो भी वैल्यूज़ होंगी वो इंडेक्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। हमारे पास 5 रोज़ थी तो 5 रोज़ कन्वर्ट हो जाएंगे, 5 रोज़ के नेम हो जाएंगे ro_1, ro_2, ro_3, ro_4 एंड ro_5। और फाइनली फिर हम डेटा फ्रेम को प्रिंट करा देंगे। तो इस केस में हमने सिंपल एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया है, जिस डेटा फ्रेम में हमारे 3 कॉलम्स हैं और 5 रोज़ हैं। कॉलम्स के नेम है वेट, नेम और एज, और रोज़ के नेम है आपके रो_1, रो_2, रो_3, रो_4, रो_5।
तो सिंपली एक डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया। आप दूसरी तरीके से भी डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते थे, पर हमें यहाँ पर एक ऐसा डेटा फ्रेम चाहिए LOC एट्रीब्यूट को यूज़ करने के लिए जिसमें कॉलम्स के नेम हों और जिसमें रोज़ के नेम हों, कुछ भी। तो यहाँ मैंने नेम दे दी है। अब इसके बाद हम LOC एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे। याद रखिएगा, अगर इंटीजर वैल्यू है रोज़ की और कॉलम्स की तो फिर आप LOC को यूज़ नहीं कर सकते। चलिए आगे देखते हैं। देख लीजिए, कुछ कॉलम को डेटा फ्रेम जब प्रिंट करा दोगे तो आउटपुट कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। क्लियर? ये आउटपुट दिखाई देगा आपको। तो इसमें हमने देखा, मैं आपको वही बता रहा था, आपने देखा होगा नेम एज और नेम एज पहले आ रहा है, नेम उसके बाद में, वेट उसके सबसे लास्ट में आ रहा है, जबकि सीक्वेंस जो था वेट नेम और एज का था। तो चूंकि डिक्शनरी का अनऑर्डर डेटा टाइप होता है और अगर आप डिक्शनरी से डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं और आपने कॉलम्स पैरामीटर का यूज़ नहीं किया तो फिर सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप कॉलम पैरामीटर का यूज़ कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और रोज़ के नेम देखें तो रो_1, रो_2, रो_3, रो_4, रो_5 है। वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है इसके अंदर सभी की, जैसे हमने पास किया थी। डिक्शनरी की वैल्यूज़ थी, एज की वैल्यूज़ थी, कॉलम में शो हो रही है, नेम की वैल्यू भी कॉलम में शो हो रही है और वेट की वैल्यू भी कॉलम में शो हो रही है। आगे देखते हैं। और अभी हम LOC को यूज़ करने जा रहे हैं। देखिए ज़रा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। क्लियरली यहाँ लिखा हुआ है कि नाउ वी विल यूज़ डेटा फ्रेम डॉट LOC एट्रीब्यूट टू रिटर्न द वैल्यू प्रेजेंट इन द नेम कॉलम्स करस्पॉन्डिंग टू द रो2 लेबल। ठीक है, तो रो है आपकी रो_2, नेम उसका रो_2 है और कॉलम का नेम है नेम। अब हमें इसके रिगार्डिंग वैल्यू चाहिए, जितनी भी वैल्यूज़ हैं। ऑब्वियसली देखिए, जब एक रो होगी और एक कॉलम होगा तो रो और कॉलम डेटा फ्रेम में जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वो पर्टिकुलर एक सेल होगा। तो अभी हमको सिर्फ एक वैल्यू मिलने जा रही है इसमें। क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि उसके लिए हमें करना क्या होगा। उसके लिए हमें LOC एट्रीब्यूट का यूज़ करना होगा। तो LOC एट्रीब्यूट को यूज़ कैसे किया जाता है आप समझिए। हमें पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं रिजल्ट, और जैसा इसका सिंटैक्स था, पहले डेटा फ्रेम का नेम लिखते हैं, फिर डॉट लगाते हैं, फिर LOC लिखते हैं। तो हम भी ऐसे ही करेंगे। पहले हम डेटा फ्रेम का नेम लिख दिया, हमने df.LOC लिखा। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन द रो। सबसे पहले आपको रो मेंशन करनी होती है। ठीक है, कॉमा लगा के कॉलम मेंशन करना होता है, ध्यान रखिएगा। पहली रो, कॉमा, कॉलम। अब रो सिर्फ एक है हमारे पास, तो आप रो का नेम लिख दीजिए रो, और चूँकि एक स्ट्रिंग है तो सिंगल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे उसको रो_2। और जो हमारा कॉलम था वो था हमारा नेम, तो कॉमा लगा के हम नेम लिख देंगे। अब रो2 और नेम कॉलम जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं उस सेल पर जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। और वैल्यू एंड्रिया है, आप आउटपुट में पीछे जाके देख सकते हैं। तो वैल्यू एंड्रिया थी, एंड्रिया डिस्प्ले हो जाएगी। इस तरीके से एक सिंगल वैल्यू रिटर्न होगी जब हम प्रिंट स्टेटमेंट को देंगे यहाँ पे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है इसका LOC एट्रीब्यूट का। अभी हमें इसमें क्या करना है, किसी डेटा फ्रेम को 2 से ज़्यादा कॉलम्स रिटर्न करने हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा ये समझ लीजिए। तो इसमें तो कुछ ज़्यादा समझने का है नहीं, क्योंकि अभी क्या है, आपको पहले एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना होगा। तो डेटा फ्रेम हमने पहले जैसे क्रिएट किया था, इस बार भी हम सेम डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे। डेटा फ्रेम चेंज कर दिया मैंने, प्रोसीजर सेम रहेगा उसका। पहले भी डिक्शनरी की हेल्प से किया था, इस बार भी डिक्शनरी की हेल्प से किया है। इस बार नेम चेंज कर दिए हैं, कॉलम्स के नेम है ABCD, ठीक है। और इंडेक्स तो सेम ही रखा है, रो_1, रो_2, रो_3, रो_4, रो_5। और फिर इंडेक्स को पिछली बार जिस तरीके से हमने इंडेक्स एट्रीब्यूट का यूज़ करके अप्लाई किया था उसी तरीके से आपने इस बार भी अप्लाई किया है। तो डेटा फ्रेम चेंज कर दिया है। और इस बार हम देखेंगे, आप सेम डेटा फ्रेम पर भी कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार डेटा फ्रेम क्रिएट कर चुके हैं, लेकिन जितनी बार आप डेटा फ्रेम क्रिएट करोगे, ठीक है, उतनी बार आपको आइडिया होगा डेटा फ्रेम क्रिएट करने का। क्वेश्चन कुछ भी हो, डेटा फ्रेम आपको हमेशा क्रिएट करना होगा। सबसे पहले डेटा फ्रेम ही क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा ज़्यादातर प्रोग्राम जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम बेसिकली, वो जब आप देखते हैं तो उसकी लेंथ देखते हैं तो आपको ये लगता है कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन आप उसमें से देखेंगे 8 to 10 लाइन्स तो इसी में हम लिखने में ही कि डेटा फ्रेम क्रिएट कैसे होगा हमारा जाता है। तो
अभी क्या है कि जब आप डेटा फ्रेम क्रिएट कर लेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे तो एप्लीकेशन जो भी है डेटा फ्रेम की वो आपको अप्लाई करना ज़्यादा कहीं आसान रहता है, तो उसमें कुछ बहुत ज़्यादा समझने का नहीं रहता। तो अभी ये सिंपल देखिए, ये प्रोग्राम है, सिर्फ यहाँ पे डेटा फ्रेम क्रिएट किया है, अभी एलओसी की कोई बात नहीं है यहाँ पर। अब चलिए वो भी देखते हैं हम एक से ज़्यादा कॉलम को कैसे क्रिएट करेंगे। इस डेटा फ्रेम में क्रिएट करते समय एक बात और थी कि जो हमने वैल्यूज़ ली हैं, ठीक है, वो वैल्यूज़ आपकी जहाँ वैल्यूज़ मिसिंग होगी, नहीं मिलेगी, तो वहाँ NaN शो होगा। तो आप देखिए रो 4 में रो अंडरस्कोर 4 में कॉलम ए में कोई वैल्यू नहीं है, NaN से शो हो रहा है। इसी तरीके से रो अंडरस्कोर 5 में बी के लिए कोई वैल्यू नहीं है, तो वहाँ भी NaN से शो हो रहा है। इसी तरीके से रो अंडरस्कोर 3 में देखेंगे तो डी के लिए कोई वैल्यू नहीं है, तो NaN से। तो कभी भी वैल्यू मिसिंग होती है तो डेटा फ्रेम में हमेशा NaN से शो होता है। यार वो हमारा पॉइंट तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप सब जानते होंगे। अभी हमको क्या करना है, हमको एलओसी एट्रीब्यूट के थ्रू एक से ज़्यादा कॉलम सेलेक्ट करने हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वो कॉलम सीक्वेंस में हो, वो हो सकता है एक ए हो, एक डी हो, या एक बी हो, एक डी हो, इस तरीके से। कंटिन्यूस है तो बहुत अच्छी बात है, सेलेक्ट करना आसान रहता है। कंटिन्यूस नहीं है तो भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट ये कहता है कि अगर आपको एक से ज़्यादा कॉलम्स या रोज सेलेक्ट करनी है, ठीक है, और उनका कोई कंटिन्यूस नहीं है वो, तो आप कॉमा लगा के सेपरेट कर दीजिए और एक लिस्ट की फॉर्म में पास कर दीजिए, ठीक है। ये भी मैंने बताया था कि आपको कि कॉमा से पहले तो हम रो लिखते हैं, कॉमा के बाद हम कॉलम लिखते हैं। अब आपको अगर रो लिखनी है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप जितनी भी रो हैं एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक लिस्ट की फॉर्म में रो अंडरस्कोर 1, रो अंडरस्कोर 2, रो अंडरस्कोर 3, रो अंडरस्कोर 4, रो अंडरस्कोर 5 ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा ऑड लगेगा। तो उसको इसके लिए ये है कि अगर आपको पर्टिकुलर सभी आपको मतलब सभी रो सेलेक्ट करनी है, कोई पर्टिकुलर रो सेलेक्ट नहीं करनी है, या एक रेंज में सेलेक्ट नहीं करनी है, तो आपको कॉलन का साइन लगाइए। कॉलन बेसिकली सेलेक्ट यूज़ होता है रेंज सेलेक्ट करने के लिए, और अगर आप कॉलन से पहले स्टार्ट वैल्यू देते हैं, कॉलन के बाद एंड वैल्यू देते हैं या स्टॉप वैल्यू देते हैं, और अगर आप ना तो स्टार्ट मेंशन करेंगे ना ही स्टॉप वैल्यू मेंशन करेंगे, तो पर्टिकुलर एक रेंज सेलेक्ट ना होकर कंप्लीट सभी रोज सेलेक्ट हो जाएंगे आपकी उस केस में। तो हमने भी यही किया इस केस में, हमको सभी रो सेलेक्ट करनी थी, तो हमने सिर्फ कॉलन साइन लगाया, ना स्टार्ट वैल्यू दी ना ही एंड वैल्यू दी, ठीक है। अब आप कहेंगे सर आपने कॉलम में क्यों नहीं किया ऐसा? कॉलम में इसलिए नहीं किया क्योंकि ए और डी के बीच में बी और सी कॉलम आ रहे थे, तो ए से सी तक सेलेक्ट करना होता तो मैं यहाँ भी यही लिखता, स्टार्ट लिखता और एंड लिखता, पर वो उसमें है नहीं, वो आपको कर नहीं सकते आप उस तरीके से। तो इसीलिए यहाँ पर क्योंकि ए और डी के बीच में बी और सी कॉलम भी थे, तो आपको पर्टिकुलर वो कॉलम सेलेक्ट करना होगा, तो हमने वहाँ पर कॉलम ही सेलेक्ट किए, ए और डी सेलेक्ट किए। तो कॉन्सेप्ट ये है, मैं लाइन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ कोड की, कि जब आपको रोज़ एंड कॉलम सेलेक्ट करने हो तो आप याद रखिएगा, अगर आपको सभी रो और सभी रोज़ या सभी कॉलम सेलेक्ट करने हैं, तो जैसे फ़िलहाल हम रो की बात करते हैं, तो पहले हम रो सेलेक्ट करते हैं, कॉमा लगा के कॉलम सेलेक्ट करते हैं। अभी हमको सभी रो सेलेक्ट करनी थी, तो हमने सिर्फ कॉलन का साइन लिखा। कॉलन से पहले स्टार्ट ना तो हमने स्टार्ट वैल्यू दी ना ही हमने स्टॉप वैल्यू दी कॉलन के बाद, तो उससे क्या होगा, सभी रोज सेलेक्ट हो जाएंगी इस केस में, ठीक है। और कॉमा लगा के हमने जो 2 कॉलम्स मेंशन करने थे, 2 कॉलम्स मेंशन कर दिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो सिर्फ वही 2 कॉलम सेलेक्ट होंगे। तो जब आप आउटपुट रिजल्ट को प्रिंट कराओगे तो आउटपुट कुछ आपको ऐसे दिखाई देगा, जैसे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है नीचे आउटपुट, ए और डी 2 कॉलम सेलेक्ट हो गया, सभी रो सेलेक्ट हो गए। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए एक और देखते हैं एग्जाम्पल। अभी ILUC का क्या कॉन्सेप्ट है? ILUC होता है इंटीजर इंडेक्स बेस्ड। आपका ये आपके लोकेशन शो करेगा। लेवल LOC तो लेवल बेस्ड करता था, लेकिन ये इंटीजर इंडेक्स बेस्ड करेगा, यानी कि कॉलम अगर एक इंटीजर है, इंटीजर वैल्यू से रिप्रेजेंट हो रहा है, या रो आपकी एक इंटीजर वैल्यू से रिप्रेजेंट हो रही है, तब आप LOC को यूज़ नहीं करेंगे, तब आप फिर ILUC को यूज़ करेंगे। लेकिन LOC और ILUC में जहाँ तक रिप्रेजेंटेशन की बात है, सिंटेक्स की बात है, तो सिंटेक्स सेम ही है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि LOC में जहाँ हम नेम मेंशन करते थे, ILUC में नेम मेंशन नहीं करेंगे, वहाँ हम इंटीजर वैल्यू मेंशन करते हैं। तो यही एक डिफरेंस है, बाकी दोनों में और कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये कभी कभी डिफरेंस भी थ्योरी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बस ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि आपसे एग्ज़ाम में सिंपल इसका एक क्वेश्चन पूछा जाए। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले। एक कार्स नाम का एक हमारे पास डेटा फ्रेम है। LOC के थ्रू जब हम पर्टिकुलर एक रो, मान लीजिए अगर हम RU को एक्सेस करना चाह रहे हैं सभी एलिमेंट्स को, तो हम RU लिखेंगे, लेकिन ILUC के थ्रू अगर हम एक्सेस करना चाह रहे हैं
तो हम उसकी जो भी इंटीजर लोकेशन है वो मेंशन करेंगे। तो मान लीजिए वो 4 है तो 4 के थ्रू रिप्रेजेंट होगा। ILUC में आई का मतलब ही इंटीजर है, तो जब आप वैल्यू पास करेंगे ना तो वो वैल्यू हमेशा एक, जब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखेंगे तो वैल्यू हमेशा एक इंटीजर होनी चाहिए, वो कोई स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए। LOC में वो एक स्ट्रिंग होती है हमेशा, ठीक है। इसी तरीके से ठीक है, तो ये डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन दे रखे हैं आपके सामने स्क्रीन पर LOC और ILUC एट्रीब्यूट के। तो मेन डिफरेंस यही है कि LOC में हम हमेशा एक रो लेवल या कॉलम लेवल के थ्रू हम जाते हैं, और जहाँ तक ILUC की बात है तो ILUC में हमेशा इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, अभी ये इनकम्प्लीट है टॉपिक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ILUC को डिस्कस करेंगे और इसका एक प्रोग्राम भी बनाएंगे हम, और दोनों का प्रोग्राम बनाएंगे जो प्रैक्टिकल फाइल में है आपके प्रोग्राम, उस प्रोग्राम को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं आपके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।